हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे और इस प्रोसेस में हमको समझना है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें अगर कोई सिस्टम लिया जाए और उस सिस्टम में कुछ चेंजेस आए ड्यू टू द हीट एनर्जी के कारण, तो वो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, उसका वॉल्यूम और प्रेशर में क्या आपका चेंजेस आएगा, टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। ये वीडियो थोड़ा सा आपका डेरिवेटली रहेगा, मतलब डेरिवेशंस इसमें थोड़ा ज़्यादा हैं और थोड़ा लॉन्ग भी रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैथ्स का कंसेप्ट लगेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बायो वाले हैं, मैथ्स वाले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और बायो वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा डेरिवेशन पे ध्यान दीजिएगा। एक दो बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बनने लग जाएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइसोथर्मल वाला टॉपिक भी अच्छी समझ में आया होगा। उस आइसोथर्मल के टॉपिक में एक पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया था, वैसे वो मिस नहीं हुआ है पर उसको समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कंसेप्ट एडियाबेटिक में आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल सा है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये नामकरण कहाँ से हो गया इसका, एडियाबेटिक? कुछ ग्रीकी लोग थे, उनके नाम पे ही इसका पड़ा है। तो कुछ नाम है, देखिए इसको। ए मतलब ए होता है नॉट, फिर बेटिक एडिया, फिर उसके बाद आता है आइडिया, आइडिया होता है थ्रू, और फिर आता है बेटिक, बेटिक मतलब होता है हीट, नॉट थ्रू हीट मतलब कि हीट को पास होने नहीं देना है। और ये ग्रीकी वर्ड है, ठीक है, मुझे भी ग्रीकी नहीं आता पर बुक से पता चल गया, ठीक है। तो एडियाबेटिक का मतलब क्या है कि हीट को पास होने नहीं देना है। अब सिस्टम को समझिए। हमारे पास में मान लीजिए कि एक सिस्टम है, सेम आइसोथर्मल टाइप का ही सिस्टम है। अब यहां पास में एक वॉल लगा दिया, यहां पास में गैस का मिक्सचर है, गैस मिक्सचर, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो वॉल था आइसोथर्मल में, क्या हो रहा था कि ये वॉल कंडक्टिंग वॉल था। क्या था? कंडक्टिंग वॉल। अब इस कंडक्टिंग वॉल के कारण क्या था कि जैसे इस गैस के मिक्सचर में केमिकल कंपोजिशन बना, केमिकल रिएक्शन बना बोल सकते हैं हम लोग, तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण इसका हीट जनरेट हुआ होगा। अब उस हीट जनरेट होने के कारण इसने आइसोथर्मल में क्या करते, टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता था, तो जिसके कारण वो वॉल्यूम एक्सपांसन होता था। पर जो वॉल्यूम एक्सपांसन का जो रेट था वो बहुत ही स्लो था। क्यों था स्लो? रीजन ये है कि इसके आजू बाजू में जो भी सराउंडिंग है, तो वो क्या करता था, अपने हीट को एक्सचेंज करता था इस वॉल के थ्रू। इस वॉल के थ्रू क्या करता था, वो हीट को एक्सचेंज कर लेता था, ठीक है। तो जिससे जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता था। अब क्या हुआ, एडियाबेटिक जब आया तो एडियाबेटिक में क्या किया गया, ये वॉल को इंसुलेट कर दिया गया, कंडक्टिंग की जगह इसको क्या कर दिया गया, इंसुलेटिंग वॉल बना दिया गया। जब इसको इंसुलेटिंग वॉल बना दिया गया और ये मूवेबल है, ठीक है, बट ये इंसुलेटिंग वॉल होने के कारण अगर इसमें केमिकल रिएक्शन के कारण इसमें हीट आया होगा या हीट में चेंज आया होगा, मान लीजिए कि हीट जनरेट हुआ ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, और ये क्या करेगा, ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा। अब आइसोथर्मल था तो क्या, तो ये हीट को थोड़ा एक्सचेंज कर रहा था सराउंडिंग से और इक्विलिब्रियम में कंडीशन में आने की कोशिश कर रहा था। बट आइसोलेटिंग वॉल के कारण क्या हुआ, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होने वाला। जब कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो इसमें होगा क्या, अभी ऐसा चीज समझ लीजिए इसको कि किसी चीज को आप ऐसा दबा के रखे हुए हैं, जैसे समझ लीजिए टायर, गाड़ी के टायर, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें हवा भरी रहती है काफी ज्यादा क्वांटिटी में, अचानक उसमें अगर पंचर आ जाए तो वो कैसे होता है, ब्लास्ट हो जाता है एकदम, मतलब अचानक से उसमें से हवा निकल जाती है बहुत ही सडनली। तो इसमें भी वैसा ही होगा, ये इसके अंदर में इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, समझ लीजिए हीट जनरेट हुआ तो मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, इस कारण एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा, ओके। जब एक्स्ट्रा जनरेट होगा, ये मूवेबल है तो इसको सडनली इस धक्का देगा, एकदम सडनली जब इसको धक्का देगा, जब सडनली इस पे फोर्स लगाएगा, तो जब सडन ऐसे हो रहा है तुरंत, तो उसके कारण क्या होगा, जो भी इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर था उससे भी डाउन हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होने से वर्क डन तो हुआ, पर टेम्परेचर डाउन होने से इसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा।
और इसका इंटरनल एनर्जी जो भी था उसका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डाउन होने से और कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जा रहा था और टोटल हीट को वर्क डन में कन्वर्ट किया जा रहा था। एडियाबेटिक में क्या है, ये इंसुलेटिंग वॉल है, इस पे केमिकल रिएक्शन कारण हीट जनरेट हुआ होगा। पहले जो भी इसका टेम्परेचर T1 था वो तो था ही, पर जैसे ही इस पे केमिकल रिएक्शन हुआ, हीट जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट होने का हीट एक्सचेंज नहीं हो पाया सराउंडिंग से, तो इसने टोटल प्रेशर कहां लगा दिया, इस वॉल पे लगाया और इसने सडनली इंपैक्ट किया, धक्का दिया इस वॉल को एकदम सडनली। जैसे इसने इसको धक्का दिया सडनली, वैसी टेम्परेचर तुरंत डाउन हो गया, जो भी था पहले उससे भी ज्यादा डाउन हो गया। ये ऐसा चीज है कि सडनली किसी चीज को धक्का दिया जाए तो कैसे वो आगे चला जाता है तुरंत, उस टाइप से। तो सडनली इसने ज्यादा वॉल्यूम जनरेट, इसको ज्यादा वॉल्यूम मिल गया। ज्यादा वॉल्यूम जैसे ही इसको मिला, बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिल गया, मतलब कि प्रेशर सडनली डाउन हो गया होगा। प्रेशर सडनली डाउन हो गया होगा तो जो भी इसका टेम्परेचर था, टेम्परेचर मतलब समझ रहे हैं ना कि मॉलिक्यूल्स के टकराने से जो भी हीट एनर्जी जनरेट हुई होगी उसे टेम्परेचर के फॉर्म में हम नोट कर लेते हैं। अब बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिल गया होगा उसको, तो वॉल्यूम ज्यादा मिलने से प्रेशर डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन होने से इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ गया। समझ रहे हैं बात को? ठीक। अब इंटरनल एनर्जी में भी इसका चेंज आया, प्लस इसमें वर्क डन भी हो गया। तो इसमें क्या चीज लगेगा, इसमें लगेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसी का यूज हमको करना है पहला। दूसरा चीज, क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है हमको, इसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंज आया उसका रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। सेकंड, वॉल्यूम और टेम्परेचर में भी रिलेशन आया होगा, और थर्ड, प्रेशर और टेम्परेचर में भी डिफरेंस आया होगा, कुछ ना कुछ जो भी रिलेशन आया हो उसको हमको फाइंड आउट करना है। और ये तीनों रिलेशन निकालने के बाद इस पे जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को फाइंड आउट करना है। अब इसको हम रेफरेंस बुक के हिसाब से पढ़ाएंगे। इसका रीजन ये है कि जो रेफरेंस बुक में क्या किया गया है कि ये जो तीनों रिलेशन है उसको अच्छे से बताया है, बट एनसीईआरटी में क्या किया, सीधा वर्क डन बता दिया, सीधा का सीधा। और उसमें एक पॉइंट है जिसको उन्होंने बोल दिया कि इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, और वो आपका मन में एक डाउट खटकता रहेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इसको पढ़ क्यों रहे हैं फिर, जब इसका यूज ही नहीं हमको मालूम है। तो इसलिए हम पहले रिलेशन करेंगे, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब इसका हम लोग रिलेशन चालू करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक एकदम सिंपल सा था, इसका रिलेशन हम बनाएंगे। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है प्रेशर और वॉल्यूम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का डेरिवेशन अगर आपको बन जाता है इसका रिलेशन, तो सारे के सारे डेरिवेशन आपको बन जाएंगे। ये नहीं बना तो एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं लगता कि 11th में आपको ये डेरिवेशन बनाने देगा, बट इस डेरिवेशन के कारण जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो नीट में या जेई में क्वेश्चन आएगा, उसमें 101% इसका यूज आपको मिलेगा। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भले ये ना आए, पर पेपर के एग्जाम के व्यू, मतलब एडवांस जो आपका होता है, जेई नीट जो भी होगा हमारा, उसके थ्रू तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रिलेशन हमारा है, तो एडियाबेटिक रिलेशंस में सबसे पहला रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके है, ठीक। इसके लिए सबसे पहले हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी हमको। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल क्यू हीट आने से डेल यू इंटरनल एनर्जी चेंज होगा प्लस वर्क डन डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब ये डेल यू और डेल डब्ल्यू क्या है, अगर आपको ये फर्स्ट लॉ नहीं आता है तो मेरा आप फर्स्ट लॉ का वीडियो भी देख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जिससे आपको डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिंक में भी डाल दूंगा और ऊपर दिए गए आई बटन से भी आप इस पर जा सकते हैं। डेल यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो डेल यू जो हमारा है, इस पे हम क्या करते हैं, प्रेशर को सॉरी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, वॉल्यूम को, तो ये होता है सीवी डॉट dt। क्या होता है ये, सीवी डॉट dt, ठीक है। जब हम लोग इसमें इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाता है। तो इंटरनल एनर्जी इसके कारण du को हम क्या लेते हैं, सीवी डॉट dt।
ये नहीं मालूम है तो आप इंटरनल एनर्जी का इसका इंटरनल एनर्जी वर्क का मेरा जरूर वीडियो देख लीजिएगा और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देख लीजिएगा, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। फिर आता है डेल डब्ल्यू, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन में क्या होता है कि मूवमेंट होना है और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो इसीलिए वर्क डन टाइम पे प्रेशर को कांस्टेंट रखने से हमको आएगा P डॉट डी वी। ये होता है हमारा वर्क डन। इस फॉर्मूले को आप बहुत बार यूज कर चुके हैं, आइसोथर्मल में यूज कर चुके हैं इसको। वर्क डन इक्वल टू P डॉट डी वी और फिर प्रेशर का फॉर्मूले को वहां पुट कर दिया जाता है PV इक्वल टू RT वाले फॉर्मूले से। इस पे क्या होता है, इस पे CP होता है, CP और CV। ठीक है, ये जब हम लोग मॉलिक्यूलर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तब इस पे ये काम आता है, CV और CP। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को उठा के आप यहां पुट कर दीजिए। सेकंड चीज, ये जो हीट जनरेट हुआ, ये हीट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये हीट पे कोई भी चेंज जब नहीं आएगा, क्योंकि ये एडियाबेटिक आपका प्रोसेस है और ये इंसुलेटिंग वॉल है, जिसके कारण ये कोई भी हीट को एक्सचेंज नहीं करेगा। जब ये हीट को एक्सचेंज ही नहीं करेगा और इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हीट हमें क्या मिलने वाला है, जीरो। हीट मतलब जीरो, मतलब कि चेंज जो हो रहा है हीट में वो जीरो है। ठीक है, एक्चुअल हीट जीरो नहीं है, चेंज में जो हीट है आपका वो जीरो है। ठीक है, तो इसको हीट को आप जीरो ले लीजिए। डेल यू को क्या लेंगे, CV डॉट डी टी, और ये क्या आएगा P डॉट टीवी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ओके है, ठीक। अब देखिए दूसरा चीज, बाय आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू RT। इसमें म्यू भी होता है, पर म्यू को हमको क्या करना है, मोलर के फॉर्म में हम ले रहे हैं जब, तो म्यू हमारा 1 मोल बन जाता है और इसे 1 कंसिडर कर दिया जाता है और ये PV इक्वल टू RT के फॉर्म में आ जाता है। ओके है, ठीक है। अब थोड़ा यहां मैथ्स का रोल आ रहा है। देखिए PV इक्वल टू RT हमारा है और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए इसको डिफरेंशिएशन करते टाइम पे क्या होता है ये तो ये P और V का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखिए पहले हम P को लेंगे और किसका करेंगे, V का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा dV विद रिस्पेक्ट टू dV के फॉर्म में। ठीक है, तो dV अपॉन dt के फॉर्म में बोलते हैं इसको। फिर प्लस इस V को कांस्टेंट रखिए और P का डिफरेंशिएशन आएगा dP अपॉन dt टाइम के हिसाब से, और यहां पास में भी सेम है R, और ये आएगा dt अपॉन dt, ये सब के सब विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, dV अपॉन dt, dP अपॉन dt और dt अपॉन dt, जिसमें से सब के सब ये t कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगा dV V डॉट dP और इक्वेशन R डॉट dt। ठीक है, सबको विद रिस्पेक्ट टू t के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दिया गया, डिफरेंशिएट। ओके है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए P डॉट V है ना, इसमें मल्टीप्लाई वाला डिफरेंशिएशन लगता है। पहले P को उठाइए यहां रखिए, V को लिखेंगे dV अपॉन dt, फिर प्लस सिंबल लगाइए, फिर एक बार V का कर चुके हैं तो V को बाहर रखिए, P को उठा के यहां रखिए dP अपॉन dt, और ये T है तो ये R dt अपॉन dt के हिसाब से। ठीक है, ये टेम्परेचर है और ये टाइम हमारा। ओके है, ठीक है, समय के साथ जो भी आपका चेंज हुआ। अब ये इक्वेशन हमें मिल गया है। अब देखिए इस पे हमको क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, ये dt नहीं चाहिए हमें, टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है इस dt को आपको हटाना है, तो हम इस इक्वेशन से उठा के यहां डालेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, P डॉट dV प्लस V डॉट dP अपॉन R इक्वल टू dt। इस वैल्यू को उठा के आपको यहां रख देना है, कौन सा जगह में, यहां पास में रखना है। ठीक है, थोड़ा जगह बना लेते हैं इधर। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग dt इन इक्वेशन नंबर 1। ओके है, ठीक। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, CV, और dt की जगह लिखेंगे P डॉट dV प्लस V डॉट dP अपॉन R प्लस P डॉट dV इक्वल टू 0। इस जीरो को इधर रख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, CV P डॉट dV प्लस V डॉट dP प्लस इस एलसीएम लेंगे तो ये R यहां आएगा, P डॉट dV, और
एलसीएम लेने के बाद नीचे जो आर आएगा आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये आर नीचे एलसीएम में आया, फिर इसको इधर शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब ये सीवी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ब्रैकेट, माय मिस्टेक, सीवी डॉट पी डॉट डीवी प्लस सीवी डॉट वी डॉट डीपी प्लस आर डॉट पी डॉट डीवी इक्वल टू 0। ओके है, ठीक है। अब इस पे कुछ वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड कर देते हैं, चलिए दोनों, कोई दोनों में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड किया जाएगा CV और PV से डिवाइड किया जाएगा। किससे, CV डॉट PV। ठीक है, यही एक की पॉइंट है, इसको लोग मिस करते हैं। तो इसको डिवाइड करने से क्या होगा, CV P डॉट DV अपॉन CV P डॉट V, CV V डॉट DP अपॉन CV P डॉट V और R P डॉट DV अपॉन CV P डॉट V इक्वल टू 0। ओके है, यही की पॉइंट है। देखिएगा अब इससे क्या होगा, डिवाइड करने से इसकी वैल्यूज कट जाएंगी, ये सब कट जाएगा, ये V कट जाएगा, ये V कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और इसमें P और P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए हमको वैल्यू जो मिली वो क्या मिली, इससे मिलेगा dV अपॉन V प्लस TP अपॉन P प्लस R CV डॉट dV अपॉन V इक्वल टू 0। देखिए वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू V, प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू P, और ये वैल्यू आपको कांस्टेंट निकलने वाली है और बाद में ये वॉल्यूम का चेंज फिर से यहाँ मिलने वाला है। इस पे कुछ हम लोग थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को रिकॉल करके इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा जगह बनाते हैं फिर से, काफी बड़ा डेरिवेशन है थोड़ा सा ये। ओके, तो देखिए अब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। देखिए ये dV अपॉन dV है, ये भी dV अपॉन dV है। ओके है, तो इसमें से दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो क्या निकल के आएगा, देखिए इसमें से ये dP अपॉन dV को अलग कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पास में निकल के आएगा dP अपॉन P प्लस इसमें से dV को कॉमन निकाल लीजिए, तो dV अपॉन V कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा 1, तो 1 प्लस R अपॉन CV इक्वल टू 0। ओके है, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा dV अपॉन V, ये आएगा dP अपॉन P और इसको लिख सकते हैं CV प्लस R अपॉन CV। अब यहाँ पास में हम एक इक्वेशन लगाएंगे मोलर फॉर्मूला, मेयर फॉर्मूले का। उस फॉर्मूले को समझिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करना है हमको, इसको CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, तो CP इक्वल टू होगा CV प्लस R, CV प्लस R को CP से चेंज कर दीजिए आप। ओके, तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, DP अपॉन P प्लस DV अपॉन V और इसके जगह लिखेंगे हम क्या, CP और ये आएगा आपका CV। ओके है, इक्वल टू 0 तो है ही। अब ये CP अपॉन CV है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू की जगह में CP अपॉन CV इक्वल टू लैम्डा। इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अपने लेना देना नहीं है कि ये कांस्टेंट वैल्यू क्या करता है, क्योंकि CV अपॉन CV जो भी वैल्यू आएगा कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो हमको कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, तो DP अपॉन P प्लस इसके जगह में लिख दीजिए लैम्डा और ये आएगा DV अपॉन V इक्वल टू 0। ओके है, ठीक है। अब हमारा काफी कुछ काम हो चुका है, अब हमको कुछ ही काम बचे हुए हैं। क्या, DP अपॉन P है, DV अपॉन D है ये। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये DP है और ये DV है, जब भी आपको ऐसा टर्म दिखाई दे तो इसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने से क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DP अपॉन P प्लस इंटीग्रेट लैम्डा तो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ DV अपॉन V इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन P क्या होगा, हम लोग अभी कर चुके हैं ऐसा थर्मल वाले में। इसमें क्या करना है, 1 अपॉन P इज लॉग ऑफ EP।
ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा log ऑफ ई ऑफ पी। ओके है, ठीक है, प्लस इसका वैल्यू आएगा लैम्डा और इसका आएगा log ऑफ ई ऑफ वी। ठीक है, ठीक है, log ऑफ ई ऑफ पी प्लस इस लैम्डा को यहां उठा कर रख देंगे हम लोग, तो log ऑफ ई ऑफ वी ऑफ लैम्डा। ठीक है, जब ये डॉट में हो तो ये ऊपर चला जाता है इस जगह में, मैथमेटिकल टर्म है ये। ठीक है, अब देखिए ये प्लस सिंबल है यहां पास में, तो प्लस सिंबल में क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, log ई आपका कॉमन निकाला जा सकता है। अगर यहां माइनस होता तो ये इसके नीचे आता डिवाइड में। ठीक है, प्लस के कारण इसको लिखेंगे हम log ऑफ ई पी डॉट वी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये log ई को आप उधर भेज सकते हैं। एक चीज का याद रखिएगा, जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये 0 को भी इंटीग्रेट करेंगे तब भी हमको एक वैल्यू निकल के आता है जिसे हम c बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। तो इस 0 को आप c भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन करते टाइम ये लिखा जाता है। ठीक है, इसको उधर भेज देंगे तो आएगा p डॉट वी लैम्डा इक्वल टू ई टू द पावर c, और ये ई टू द पावर c भी क्या रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। इसको हम k से डिनोट करेंगे, इसे करेंगे k से डिनोट। ठीक है, ठीक है, हमें एक वैल्यू निकल के आया p डॉट वी लैम्डा इक्वल टू k, और यही एक जो वैल्यू है इसको हमको फाइंड आउट, इस वैल्यू का ही सबसे ज्यादा यूज है। तो प्रेशर और वॉल्यूम हम क्या कर रहे थे, रिलेशन किसका निकाल रहे थे, प्रेशर और वॉल्यूम का, और हमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकल के आ गया। अब ये डेरिवेशन को क्यों किया गया है, इसको एनसीईआरटी पे क्या किया गया, डायरेक्टली लिखा दिया p डॉट वी डॉट ऊपर लैम्डा इक्वल टू k, और बोल दिया गया कि इट इज ए मैथमेटिकल टर्म एंड इट इज नॉट इन योर सिलेबस, पर इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, इसीलिए हम लोग इस डेरिवेशन को किए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, एक दो बार बनाएंगे तो ये आपको बनने भी लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये हमको रिलेशन मिल चुका है प्रेशर और वॉल्यूम का, और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, नॉर्मल अगर हम इसको आइसोथर्मल के हिसाब से अगर देखते तो क्या निकल के आता, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते, और आइडियाबैटिक में क्या हो जाता है, पी डॉट वी इक्वल टू वी के पावर में लैम्डा आ जाता है। ठीक है, आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आता है, आइडियाबैटिक में पी डॉट वी इक्वल टू लैम्डा आ जाता है। ठीक है, और ये लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या बताता है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। ठीक है, क्योंकि ये मोलर की बात कर रहे हैं, मोलर की जब भी बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज होगा तो उसके लिए हम लोग मोलर पे चले जाते हैं सीधा, और जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं है तो सीधा हम आ जाते हैं वर्क डन पे, और वो आ जाता है आपका पीवी इक्वल टू कांस्टेंट पे। ओके है, ठीक है, तो आई होप आपको ये अब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब वॉल्यूम, अब किसका रिलेशन निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे सिंपल, हम लोग इसका वॉल्यूम और टाइम का निकाल लेते हैं, और प्रेशर और टाइम का रिलेशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब बहुत छोटा सा रिलेशन बचे हुए दोनों के दोनों देख लेते हैं हम लोग। तो रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड टाइम निकाल लेते, टेम्परेचर निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत सिंपल सा रिलेशन है इसका। देखिए क्या है, पीवी इक्वल टू आर टी, म्यू को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो 1 मोल है। ओके है, अब देखिए प्रेशर एंड टेम्परेचर का हमको रिलेशन निकालना है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है। तो हम वॉल्यूम को ही निकालते हैं इसमें से, V इक्वल टू आर टी अपॉन पी, और इस वैल्यू को उठा के हम कहां रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। और वो इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, P डॉट वी लैम्डा इक्वल टू के। अब देखिए V का वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए, तो ये आएगा आर टी अपॉन P के पावर में लैम्डा इक्वल टू के। ओके, ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो क्या निकल के, देखिए लैम्डा को सबके साथ दे दीजिए, तो P और R लैम्डा, टेम्परेचर लैम्डा अपॉन P के पावर में लैम्डा इक्वल टू के। ओके, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये आएगा P डॉट ऊपर जाएगा तो P के पावर माइनस लैम्डा, R के पावर लैम्डा और T के पावर लैम्डा इक्वल टू के। याद रखिएगा हमको रिलेशन किसका निकालना है, प्रेशर और टाइम का, तो सिर्फ प्रेशर और टाइम यहां रहेगा, बाकी सब इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का
बेस सेम है तो ये आएगा 1 इसकी पावर में और इसके पावर -1 है तो 1 माइनस लैम्डा। आर की जरूरत नहीं है, उसको उधर भेज दीजिए। टी की जरूरत है, टी के पावर लैम्डा और ये आएगा के अपॉन आर के पावर लैम्डा। आर इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, तो ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट, तो आएगा रिलेशन पी के पावर 1 माइनस लैम्डा टी के पावर लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके है, बहुत ही सिंपल सा था एकदम। तो ये रिलेशन निकल गया प्रेशर और टाइम का रिलेशन। अब अगला रिलेशन क्या है हमारा? अगला रिलेशन है हमारा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सॉरी टाइम बोल दिया मैंने, टेम्परेचर, माय मिस्टेक। सेम कंसेप्ट एकदम। पीवी इक्वल टू आरटी लीजिए, इसमें हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर निकालना है, तो प्रेशर को निकाल लीजिए आरटी अपॉन वी और इसको पुट कर दीजिए पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1? पी डॉट वी डॉट लैम्डा इक्वल टू के। पी को उठा के, पी का ही तो यूज करना है, तो पी की जगह में आएगा आर टी डॉट वी और वी लैम्डा इक्वल टू के। ओके है, ठीक है। अब देखिए ये v नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो आएगा आर टी v के पावर -1 और v के पावर लैम्डा इक्वल टू के। आर टी ये आएगा v 1 माइनस 1 लैम्डा, मतलब कि लैम्डा -1 इक्वल टू के। चाहिए क्या हमको? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ओनली, तो इसको लीजिए, बाकी को इधर शिफ्ट करिए, तो ये आएगा वॉल्यूम डॉट लैम्डा -1 डॉट टी इक्वल टू के अपॉन आर, और इस वैल्यू को हम कांस्टेंट लिख सकते हैं और हमको मिल गया वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ। ओके है, सो दिस इज द रिलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो डेरिवेशन है वो अगर आपको बन जाता है तो इस डेरिवेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये तीनों हम डेरिवेशन कर चुके हैं। अब हमको एक सिंपली क्या करना है? वर्क डन निकालना है, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। अगर आप आइसोथर्मल का डेरिवेशन जानते हैं वर्क डन का, तो एडियाबेटिक के वर्क डन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला बनाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से डायग्राम को बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज अवर डायग्राम। ये हमारा वॉल हो गया, एडियाबेटिक वॉल बोलते हैं बहुत लोग इसको, बहुत लोग इंसुलेटिंग वॉल भी बोलते हैं। काम मालूम होना चाहिए कि करना क्या है, मतलब कि इंसुलेट करना है, मतलब कि इसको आइसोलेट कर दीजिए, इसके अंदर का कोई भी हीट एनर्जी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब जब हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगा तो जब भी इसमें हीट चेंज होगा तो ये एक्सपैंड होगा या फिर कंप्रेस भी हो सकता है ड्यू टू दिस आपका जो भी चेंज आएगा हीट में। ठीक है, अब उसके कारण मान लीजिए कि एक्सपैंड हुआ होगा तो ये यहाँ पहुंच गया होगा। अब ये यहाँ पहुंच गया है तो इसमें चेंज आया, ये आया dx चेंज। वर्क डन का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? डेल डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है प्रेशर डॉट एरिया, तो ये इसको लिख लीजिए प्रेशर डॉट एरिया डॉट डी एक्स। फॉर्मूला आएगा पी डॉट डीवी डेल डब्ल्यू। आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ले लिया जाता था, मतलब आर टी अपॉन वी ले लेते थे, जो भी करते थे प्रेशर को हटा के। इसमें हमको क्या करना है? हमको इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन निकला था उसको यूज करना है यहां पास में, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक है, क्या था रिलेशन? बाय रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमको आएगा पी वी लैम्डा इक्वल टू के। प्रेशर को हटाना है तो आएगा के अपॉन वी के पावर लैम्डा। इसका यूज करना है हमको यहां पास में, पुट हियर। ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी के जगह लिखेंगे के अपॉन वी के पावर लैम्डा डी वी। ओके है, ठीक है, इसको आप ऊपर ले जाइए तो के वी के पावर लैम्डा माइनस में और ये डीवी और ये डेल डब्ल्यू, इंटीग्रेट बोथ साइड v1 v2, जो भी एक्सपांशन हुआ होगा उसके कारण जो भी वॉल्यूम में चेंज आया होगा ये बन जाएगा टोटल वर्क डन। के को बाहर निकाल लीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v के पावर माइनस लैम्डा,
तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स से क्या होता है, एक्स ये 1 है, मतलब n+1 डिवाइड बाई n+1। सेम फॉर्मूला यहां भी यूज करिए। v के पावर मतलब v के पावर लैम्डा प्लस 1 लैम्डा -1 प्लस 1, दिस इज अवर इंटीग्रेशन। ठीक है, सेम टू सेम एकदम। ये माइनस लैम्डा इज n, v1 v2 के वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको आएगा v2 माइनस लैम्डा प्लस 1, और फिर उसके बाद इस वैल्यू को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको आप 1 माइनस लैम्डा भी लिख सकते हैं, जस्ट इंटरचेंज कर दिया मैंने पोजीशन को। और इसका आएगा माइनस v2 माइनस लैम्डा प्लस सॉरी माइनस v1। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, v2 को पहले पुट करिए, फिर v1 को यहां पास में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब इस पे कुछ हम काम करेंगे, उसको समझिएगा कि क्या करने वाले हैं हम। ये k को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। k को मल्टीप्लाई करेंगे तो k v2 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस k v1 माइनस लैम्डा प्लस 1। अब इसमें मेन चीज समझिएगा, k की जो वैल्यू है वो क्या है, k की वैल्यू है pv लैम्डा। ठीक है, तो k का जो वैल्यू है, जब इसका प्रेशर p1 पॉइंट पे था, इसका इनिशियल क्या होगा p1 v1 और फाइनल होगा p2 v2। ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, p1 v1 लैम्डा लिख सकते थे, और लिख सकते थे p2 v2 लैम्डा लिख सकते थे ना। ठीक, तो इस k को इससे रिलेट करेंगे, ये v2 वॉल्यूम है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v1 वॉल्यूम है तो हम ये वाला लगाएंगे, इसको यहां पुट कर दीजिए। अब 1/1 माइनस लैम्डा, k की वैल्यू की जगह क्या पुट करा जाएगा, v2 के लिए है मतलब p2 v2 लैम्डा डॉट v2 माइनस लैम्डा प्लस 1। ओके है, ठीक, k की जगह लिखेंगे p1 v1 लैम्डा डॉट v के पावर लैम्डा प्लस 1। फिर से देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। k की जगह देखिए v2 है इसलिए ये वाला, v1 है इसलिए ये वाला, ये जो कांस्टेंट वैल्यू p v टू द पावर लैम्डा इक्वल टू k वाला जो फॉर्मूला है, इसी का यूज हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, अगर v माइनस लैम्डा, ठीक है, तो देखिए ये 1 है, ये लैम्डा है, और ये इसका बेस सेम है। बेस सेम होने से क्या होता है, ऊपर की वैल्यू प्लस हो जाती है, तो p v2 और आएगा लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1, मतलब प्लस ही किया गया, प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसल, फिर p2 है और ये p1 है, सेम यहां पास में भी लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1, इसमें भी लैम्डा लैम्डा कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इस पे ऊपर 1। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या निकल के आएगा, वर्क डन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, ये आएगा p2 v2, v के पावर 1 है मतलब, माइनस p1 v1। दिस इज अवर फाइनल डेरिवेशन। ओके है, ठीक, बहुत लोग इसको इंटरचेंज भी कर देते हैं, और इंटरचेंज करने से इसका माइनस बाहर निकलता है, तो इसका भी इंटरचेंज करके माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो बहुत लोग इसको 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 रखते हैं, और ये -1 को बाहर निकाल लेते हैं, इसको इंटरचेंज करके -1 बाहर निकाल के p1 v1 और p2 v2 लिखते हैं। दोनों ही अपनी जगह में सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो ये भी कैंसिल होके सेम हमें मिलता है। ओके है, ठीक है, p1 v1 p2 v2। ठीक है, अब हमको इसको करना क्या है, एक्चुअल में जो हम काम कर रहे थे वो टेम्परेचर के ऊपर में वर्क कर रहे थे। एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है उस पर सडन चेंज होने के कारण टेम्परेचर में चेंज आता है, और टेम्परेचर में चेंज आने के कारण इसका इंटरनल एनर्जी डाउन हो जाता है। तो इस डेरिवेशन को हम क्या करेंगे, एज ए किस फॉर्म में लेके जाएंगे, इसको हम लोग लेके जाएंगे टेम्परेचर वाले फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो टेम्परेचर वाले फॉर्म में ले जाना बहुत ही सिंपल सा है। इसको क्या किया जाएगा, देखिए p1 v1 इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर टी, मतलब कि r t1 होता है, यही होता है, और p2 के लिए क्या किया जाएगा, p2 v2 के लिए r t2 किया जाएगा, यही हमारा निकल के आएगा फॉर्मूला। ठीक, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो आएगा 1, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, p1 v1 की जगह रखेंगे r t1, और p2 v2 की जगह रखेंगे r t2, r को बाहर निकाल लीजिए, और ये आएगा t1 माइनस t2। इतना सिंपल सा था,
एंड दिस इज अवर फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, तो ये डेरिवेशन क्या बताता है कि टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो ये बताएगा। ठीक है, सडन जो चेंज आ गया आपका, सडनली जो भी चेंज आया होगा आपका। अब टेम्परेचर को देखिए T1 और T2, तो ये स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर था T1 और बाद में हो गया T2। ठीक है, अब अगर ये एक्सपैंड हुआ होगा, मान लीजिए जब ये एक्सपैंड हुआ होगा तो इसका मतलब है कि वर्क डन पॉजिटिव आया है। वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा? वर्क डन पॉजिटिव तब आएगा जब T2 टेम्परेचर कम होगा T1 के मुकाबले। देखिए T2 टेम्परेचर क्या कम होगा T1 के मुकाबले, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और तभी हमारा वर्क डन एक्सपैंड होगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि मैं जब बोला था एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तभी ये इक्वेशन अच्छे से वर्क करेगा। यहां पास में T2 कम होगा तब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा और जिसके कारण T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, तब जो वर्क डन निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव आने वाला है। अब अगर इसका ऐसा भी हुआ कि इसका जो हीट था वो कम हो गया होगा तो ये कंप्रेस हुआ होगा, कंप्रेस होने के कारण T1 अब T2 जो है अगर वो आपका बढ़ गया होगा, ठीक है, कंप्रेशन के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, सडनली बढ़ गया एकदम अचानक, तो T2 अगर बढ़ गया T1 के मुकाबले तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, एक्सपांशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है इस पॉइंट पे डिक्रीज हो जा रहा है, कंप्रेशन में इंक्रीज हो रहा है एडियाबेटिक में। ठीक है, और यही होता है एक्चुअल में। आप कोई भी इंसुलेटिंग चीज रख लीजिए और उसका अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उससे आप एक्सपैंड करेंगे तो उसके अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और यही ये इक्वेशन बताता है। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा ग्राफ भी लोग बनाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूं, इस जगह में बना के दिखाता हूं। ठीक है, इस ग्राफ को देखिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ इसको बोला जाता है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल और इसको बोलते हैं एडियाबेटिक। ये भी एडियाबेटिक है और ये भी आइसोथर्मल है। अब इसमें होता क्या है इसको समझिएगा। स्टार्टिंग यहां से मान लेते हैं, अगर ये सिस्टम जो है वो एक आइसोथर्मल सिस्टम है तो उस पे क्या होगा, ये टेम्परेचर पे चेंज बिल्कुल भी नहीं आता है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस पे T1 और ये T1 सेम रहता है। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम पे चेंज आता है, पर ये प्रोसेस स्लो रहता है क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में साइक्लिक वाले में पढ़ेंगे और हीट इंजन में इसको और डिटेल में समझेंगे हम लोग। फिलहाल में समझिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस में चला गया है तो कंडक्टिंग वॉल होने के कारण इसका जो प्रोसेस है, जो चेंज आ रहा है P1 और V1 और ये P2 और ये V2 में जो चेंज आया है, ठीक है, ये बहुत ही स्लो हुआ है। अब अगर ये एडियाबेटिक होता तो ये जो रिस्पॉन्स टाइम दिख रहा है आपको, ये बहुत ही सडन मिलता है, अचानक टेम्परेचर में डाउन, तो T1 की जगह ये T2 पहुंच जाता है। समझ रहे हैं? तो देख रहे हैं इसका कर्व में जो चेंज आया, देखिए प्रेशर में जो चेंज आया, इस पे बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाता है, प्रेशर पे सडन चेंज, और इस पर आइसोथर्मल में बहुत ही स्लोली चेंज होता है। और ये किस लिए होता है, एडियाबेटिक, क्योंकि इस पे एडियाबेटिक वॉल होता है, मतलब इंसुलेटिंग वॉल, और ये कंडक्टिंग वॉल, तो ये हीट को एक्सचेंज होने देता है, इसलिए प्रोसेस स्लो हो जाता है। ये नहीं होने देता है, इसलिए सडन चेंज आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। बहुत सिंपल सा बात है एकदम, और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग डिटेल में हीट इंजन में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और प्रेशर वॉल्यूम में कैसे कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, डेरिवेट नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग भी होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि डेरिवेशन वाली चीजें थोड़ी बोरिंग लगती हैं, पर आई होप आपको ये अब डेरिवेशन तो बनेगा। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लिखते नहीं बनेगा तो मेरे फेसबुक पेज पे अपलोड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट खींच के, तो मैं आपको वो पॉइंट समझा दूंगा कि उस पॉइंट पे क्या हुआ है। ऐसा मत करिएगा कि पूरा ही अपलोड कर दिए, सबको समझ में नहीं आया, ऐसा मत करिएगा। 2-3 बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जरूर समझ में आएगा। कोई पॉइंट ऐसा नजर आए आपको तो मार्क करके स्क्रीनशॉट खींच के आप फेसबुक पे अपलोड कर दीजिएगा।
ठीक है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।